जरा सोचिए, 15 अगस्त 1971 की एक बेहद शांत रात है। हम पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर हैं। रात का करीब 1 बज रहा है। वहां मौजूद सेना पूरी तरह से जश्न के माहौल में है, क्योंकि ठीक एक दिन पहले ही उनका स्वतंत्रता दिवस था। सब कुछ एकदम शांत है। बड़े बड़े मालवाहक जहाज बंदरगाह पर खड़े हैं। लेकिन ये खामोशी असल में एक बहुत बड़े तूफान से पहले की शांति है। एक ऐसा तूफान जो इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ने वाला था। अब यहाँ सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल ये आता है कि आखिर एक ही रात में 45 बड़े जहाज बिना किसी हवाई हमले या पनडुब्बी के डूब कैसे गए? मतलब आसमान से कोई लड़ाकू विमान नहीं आया, पानी के नीचे सोनार पर कोई पनडुब्बी भी डिटेक्ट नहीं हुई, लेकिन फिर भी अचानक से एक के बाद एक भयंकर धमाके शुरू हो जाते हैं। MV अल अब्बास जैसे विशाल जहाज जो हथियारों से लदे थे, ताश के पत्तों की तरह ढहने लगते हैं। सेना बिल्कुल सन्न रह जाती है। सायरन बज रहे हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन खाली आसमान में गोलियां दाग रही हैं, लेकिन दुश्मन का कोई नामो निशान तक नहीं है। और इस रहस्य को जो चीज और भी गहरा बनाती है वो थी वहां की सुरक्षा। ये कोई आम सुरक्षा नहीं थी। बंदरगाह को इतना सुरक्षित रखा गया था कि सच में वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। पानी की सतह पर लगातार पावरफुल सर्च लाइट्स घूम रही थीं। रडार सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव थे और चप्पे चप्पे पर भारी मशीन गन लिए पहरेदार तैनात थे। इतने कड़े पहरे के बावजूद इतनी भारी तबाही मचना भौतिक रूप से तो लगभग नामुमकिन ही लग रहा था। कोई बिना एक गोली चलाए इतनी बड़ी तबाही मचाकर कैसे गायब हो सकता है? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे मार्च 1971 के घटनाक्रम में जाना होगा। जब ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हुआ तो उसके कारण एक बेहद दर्दनाक नरसंहार हुआ। अपनी जान बचाने के लिए लाखों लोग सीमा पार करने लगे, जिससे एक बहुत बड़ा शरणार्थी संकट पैदा हो गया। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमराने लगी थी। इसी बैकग्राउंड में हालात की गंभीरता को समझते हुए मई आते आते एक बेहद गुप्त ट्रेनिंग कैंप बनाया गया और इसे नाम दिया गया कैंप प्लासी। तो देखिए, उस वक्त भारतीय नेतृत्व के सामने एक बहुत बड़ी रणनीतिक दुविधा थी। इंटरनेशनल प्रेशर इतना ज्यादा था कि सीधे तौर पर युद्ध करना मुमकिन नहीं था, लेकिन कुछ न करना भी कोई ऑप्शन नहीं था। तो तय ये हुआ कि बिना सीधे युद्ध में उतरे दुश्मन को अंदर से कमजोर किया जाए, यानी समुद्र के रास्ते जो तेल, हथियार और राशन आ रहा है, उस अहम सप्लाई लाइन को बिल्कुल खामोशी से काट दिया जाए, ताकि विरोधी सेना बिना रसद के खुद ब खुद घुटनों पर आ जाए। अब ये काम कितना मुश्किल था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि मुकाबला किनके बीच था। एक तरफ थी हथियारों से लैस बेहद प्रोफेशनल और ट्रेनिंग याफ्ता पाकिस्तानी सेना, और दूसरी तरफ मुक्ति वाहिनी की एक सीक्रेट फोर्स। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें कोई भी पेशेवर सैनिक नहीं था। ये सब आम नागरिक थे, कॉलेज के छात्र, किसान और मछुआरे, जिन्होंने कभी बंदूक तक नहीं पकड़ी थी। ये मुकाबला बिल्कुल एक तरफा लग रहा था। लेकिन इस नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने के लिए कुछ सबसे शानदार रणनीतिक दिमाग एक साथ आए। नेवल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर कैप्टन मिहिर रॉय और कोवर्ट ऑपरेशंस के हेड कमांडर MN सामंत। इन दोनों के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इन्हें आम नागरिकों और शरणार्थियों को ऐसे खूंखार अंडरवाटर कमांडो में बदलना था जो पानी के नीचे छिपकर दुश्मन की नाक के नीचे से उनके जहाजों को तबाह कर सके। और यहीं पर इस कहानी में किसी जासूसी फिल्म जैसा एक जबरदस्त मोड़ आता है। इन नौजवानों को ट्रेनिंग देने के लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत थी। मार्च 1971 में फ्रांस के टूलोन शहर में एक पनडुब्बी खड़ी थी, PNS मैंग्रोव। इसके 8 बंगाली क्रू मेंबर्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना बगावत कर दी। सोचिए, विदेशी धरती पर खुफिया एजेंसियों को चकमा देकर भागना कितना खतरनाक रहा होगा। यही वो द 8 सबमरीनर्स थे जो स्पेन से होते हुए भारत पहुंचे और इस नई फोर्स के लिए मास्टर ट्रेनर साबित हुए। चलिए अब जरा उस हथियार की बात करते हैं जिसने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसका नाम है लिम्पेट माइन। ये देखने में एक छोटे कछुए या उल्टी कढ़ाई जैसा लगता है। इसके बेस में बहुत ही पावरफुल चुंबक लगे होते हैं। इसे खास तौर पर इस तरह से डिजाइन किया गया था कि पानी के अंदर तैरते हुए इसे किसी भी लोहे के जहाज के पैंधे पर सीधे चिपकाया जा सके, और एक बार ये चिपक गया तो इसे हाथों से खींचकर निकालना बिल्कुल नामुमकिन था। पर एक बात बता दूं, इस माइन का इस्तेमाल करना किसी सुसाइड मिशन से कम नहीं था। दरअसल जहाज पर इसे चिपकाने के बाद कमांडो को इसमें लगी एक सेफ्टी पिन खींचनी होती थी। पिन खींचते ही एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता था, और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? ये रिएक्शन पानी के तापमान पर निर्भर करता था। मतलब बम 30 मिनट से लेकर 2 घंटे के बीच कभी भी फट सकता था। जरा सी भी चूक हुई या टाइमर ने जल्दी काम कर दिया तो कमांडो के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। खैर, जैसे ही अगस्त का महीना शुरू हुआ, मानसून अपने पीक पर था और नदियां पूरी तरह से उफान पर थीं। ऑपरेशन की प्लानिंग एकदम पक्की थी। करीब 400 कमांडोस को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटा गया, और ये लोग मछुआरों के भेष में छिपकर 4 बड़े बंदरगाहों पर अपनी पोजीशन ले चुके थे: चटगांव, मोंगला, चांदपुर और नारायणगंज। ये लोग दिन भर टूटी नावों और झाड़ियों में छिपे रहते, रात में रेकी करते और बस एक आखिरी इशारे का इंतजार कर रहे थे। अब इन तक वो इशारा पहुंचाना भी एक बड़ा टास्क था। मोबाइल तो थे नहीं और वॉकी टॉकी से पकड़े जाने का डर था। तो यहाँ इस्तेमाल हुआ ऑल इंडिया रेडियो का। जी हाँ, रेडियो। 13 अगस्त को आकाशवाणी पर पंकज मल्लिक का एक मशहूर बंगाली गाना बजा, अमार पुतुल आज के प्रथम जावे ससुरबाड़ी। आम लोगों के लिए सिर्फ एक गाना था, लेकिन उन कमांडोज के लिए ये एक कोड था। इसका मतलब था स्टैंड बाय, अगले 24 घंटे में कभी भी हमला करने के लिए तैयार रहो। और फिर आया 14 अगस्त का दिन।
टेंशन अपने एकदम चरम पर थी। रेडियो पर एक दूसरा गाना बजा, आमी तो माय जौ तो सुनिए छिलेम गान, जिसका मतलब था मैंने तुम्हें जितने भी गीत सुनाए हैं। ये कोई नॉर्मल ब्रॉडकास्ट नहीं था, ये आधी रात को हमला करने का वो फाइनल और खौफनाक ग्रीन सिग्नल था। इस गाने को सुनते ही कमांडोज ने एक दूसरे को आखिरी बार गले लगाया, अपने हथियार उठाए और निकल पड़े। आइए देखते हैं कि इस हमले को असल में अंजाम कैसे दिया गया। पानी की जमा देने वाली ठंड से बचने के लिए उन्होंने अपने शरीर पर मोटा ग्रीस लगाया और फिर पानी की सतह के ठीक नीचे केवल एक छोटी सी सांस लेने वाली नली के सहारे वो मीलों तक तैरते रहे। जैसे ही गश्ती नावों की सर्च लाइट उन पर पड़ती, वो पानी के अंदर अपनी सांस रोक लेते। विशाल जहाजों के पास पहुंचकर उन्होंने पेंदे की काई साफ की और वो मैग्नेटिक माइन वहां चिपका दी। इसके बाद उनके पास वहां से सुरक्षित निकलने के लिए महज 45 मिनट का वक्त था। और फिर वो हुआ जिसने इतिहास रच दिया। रात 1:45 बजे पहला जोरदार धमाका हुआ और अगले 30 मिनट तक तो जैसे कयामत आ गई। एक के बाद एक धमाकों ने चारों बंदरगाहों को हिलाकर रख दिया। बड़े बड़े कार्गो जहाज जलती हुई मशालों की तरह पानी में डूबने लगे। पानी में फैले तेल ने भी आग पकड़ ली। ऐसा लग रहा था मानो पूरी नदी ही धधक रही हो। विरोधी सेना पागलों की तरह पानी में गोलियां चला रही थी, लेकिन उनका हर वार खाली जा रहा था। इस एक रात के खामोश ऑपरेशन का नतीजा सच में होश उड़ा देने वाला था। एक ही झटके में करीब 45 छोटे बड़े जहाजों को या तो पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था या वे किसी काम के नहीं बचे थे। जरा सोचिए, बिना किसी एयर स्ट्राइक के, बिना किसी नेवी फ्लीट के, महज कुछ 100 आम नागरिकों ने ये कारनामा कर दिखाया। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सफल नेवल सैबोटाज ऑपरेशन बन गया। अगर हम रसद और हथियारों के नजरिए से देखें तो ये नुकसान और भी ज्यादा भयानक था। लगभग 1 लाख टन जरूरी कार्गो, गोला बारूद और राशन हमेशा के लिए पानी में डूब गया। बिल्कुल जैसा प्लान किया गया था, इस हमले ने सप्लाई चेन की कमर पूरी तरह से तोड़कर रख दी। बंदरगाह इतने बुरी तरह से जाम हो गए थे कि बाहर से कोई नया मालवाहक जहाज वहां आ ही नहीं सकता था। और जाहिर है, बिना सप्लाई के कोई भी सेना कितने दिन टिकेगी। लेकिन सच कहूं तो इस भौतिक नुकसान से कहीं ज्यादा बड़ा था वो मनोवैज्ञानिक असर। इस हमले ने भारी हथियारों से लैस सेना के हौसले को चकनाचूर कर दिया था। जो सेना खुद को अजय मानती थी, उसे अब पानी के नीचे से भी खौफ आने लगा था। उन्हें यह एहसास हो गया कि मुक्ति वाहिनी कहीं से भी कभी भी हमला कर सकती है। इस एक रात ने उनके अंदर एक ऐसा मनोवैज्ञानिक डर बैठा दिया जिससे वो उबर नहीं पाए। और इसी खामोश युद्ध ने आगे चलकर 1971 के युद्ध की एक बहुत मजबूत नींव तैयार की। जब दिसंबर में बड़े पैमाने पर सीधा युद्ध शुरू हुआ तो विरोधी सेना पहले से ही हताश, भूखी और कमजोर हो चुकी थी। उनकी लाइफलाइन तो महीनों पहले ही काटी जा चुकी थी ना। और इसी का सीधा नतीजा था कि अंततः 93,000 सैनिकों को इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण करना पड़ा। उन गोताखोरों ने बिना किसी वर्दी के ही युद्ध का फैसला बहुत पहले तय कर दिया था। है ना ये कहानी बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली। अक्सर इतिहास की किताबों में हम बड़े बड़े जनरलों के नाम ही पढ़ते हैं, लेकिन उन गुमनाम नायकों को कहीं भुला दिया जाता है जिन्होंने खामोशी से अपना काम किया। तो आज के इस विश्लेषण को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या आपको लगता है कि इतिहास के ऐसे ही कुछ अंधेरे कोनों में और भी कई खामोश ऑपरेशंस और अज्ञात नायक छिपे हैं जिनके बारे में हमें आज तक कुछ नहीं पता? इस बारे में जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतिहास की इस गहराई में अपनी खोज जारी रखिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।